सभी को नमस्कार। तो भाई अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, दो ऐसे सब्जेक्ट है जो कि लगभग हर परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, और अगर इन दो सब्जेक्ट पर आप लोग ने अपनी पकड़ जो है मजबूत कर ली है, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर हम बात करें रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की, तो इसमें भी ये दो सब्जेक्ट आपके पूछे जाने हैं, जो कि हमारे हैं मैथ यानी कि गणित, और दूसरा हो गया रीजनिंग। ये दोनों कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या छात्रों को आती है वो है स्पीड की, कि अगर प्रश्न बन भी जाते हैं तो समय आप लोग को ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, है ना। तो अब आपकी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा कब तक संभव है, जितना आप लोग को समय दिया गया है तैयारी का, इसमें किस हिसाब से आप लोग को स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि गणित में और रीजनिंग में पूरे नंबर आप लोग ला सको, ये स्ट्रैटेजी आप लोग के संग में शेयर करने जा रहा हूं। और एक बार दोबारा से बता दो, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। इसको फॉलो करते हुए कई सारे छात्रों ने एसएससी और रेलवे में फुल स्कोर किया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो गणित और रीजनिंग को पढ़ने का नजरिया है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब एक बार शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है, मैं गणित का अध्यापक हूं। मैं एसएससी सीजीएल 2022 पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर चुका हूं। उसके बाद 2023 में मैंने दोबारा से सीजीएल क्रैक किया था, और बेहतर नंबर के साथ। इसी के साथ साथ मैंने जितनी भी अभी तक परीक्षाएं दी है, सब में मेरा जो गणित में स्कोर है वो 50 में 50 रहा है, और जो सीजीएल मेंस की परीक्षा होती है उसमें मैं 90 में 90 स्कोर कर चुका हूं। इसके साथ साथ मैंने 2 बार रीजनिंग में भी 50 में 50 किया हुआ है, एक बार सीएचएसएल में, एक बार एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो ये देखो दोनों सब्जेक्ट हैंड इन हैंड जाते हैं। अगर किसी की भाई गणित स्ट्रांग है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। इनमें क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग तेज बनाएंगे, ये सब बात एक एक करके समझेंगे। आइए शुरुआत कर देते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं लगभग हर हफ्ते आपके लिए लाता रहता हूं। देखो, अब बात करते हैं आपकी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा। तो कुल 32,438 पदों पर भर्तियां जो है वो जारी करी गई हैं। आप लोग 23 जनवरी से लेकर 1 मार्च 2025 तक जो है फॉर्म भर सकते हो। पहले 22 फरवरी लास्ट डेट थी, इसको बढ़ाकर 1 मार्च कर दिया गया है, यानी कि अभी भी आपके पास समय लगभग 1 हफ्ता है। फॉर्म उससे पहले आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, अब एक बार पेपर पैटर्न जान ले कि भाई यहां पर गणित और रीजनिंग कितने कितने नंबर की आती है। देखो, कुल आपके पास 90 मिनट होते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 मार्क के, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। +1 आपको मिल जाएगा सही करने पे, -1/3 आपका होता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत किया, आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, गणित के भाई आपके 25 सवाल आते हैं, और रीजनिंग के आपके 30 सवाल आते हैं, यानी कि इनके बिना सिलेक्शन तो संभव है ही नहीं। ठीक है, बल्कि सिलेक्शन लेने में सबसे ज्यादा जो आपकी मदद करेंगे वो यही वाले दोनों सब्जेक्ट हैं। बाकी आपके 25 नंबर की साइंस आती है, और 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आती है। तो अगर मैं यहां पर समय की बात करूं, लगभग हर प्रश्न को आप लोगों को 1 मिनट के अंदर हल करना होगा, क्योंकि आपके यहां पर 55 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 55 मार्क के। तो 1 मिनट आप दे सकते हो, कुछ सवालों को 1.25 मिनट भी दे सकते हो। अगर थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ गए तो यहां पर समझ में आ रहा होगा कि स्पीड कितना अहम रोल प्ले करती है। इस 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, स्क्रीन पर आंसर भी टिक करना है, सेव करके आगे भी बढ़ना है। तो समझ रहे हो ना कि सारा प्रोसेस आपका विदिन 1 मिनट जो है हो जाना चाहिए। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो यहां पर ये आपका गणित का सिलेबस हो गया, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये वहां पे दिया गया था। भाई ये गणित का सिलेबस है, और नीचे आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात है कि अगर आप सिर्फ ये देखकर चले जाओगे, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि आपके मिसिंग है। कौन से टॉपिक है भाई, ये कैसे पता लगाया जाए? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2022 में परीक्षा हो चुकी है ग्रुप डी की, लगभग 98 शिफ्ट हुई थी, 100 शिफ्ट वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसमें क्वेश्चन को जो है सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन से नहीं आते, आपके क्वेश्चन बिखरे रहते हैं। गणित के अलग निकालने पड़ेंगे, रीजनिंग के आपको अलग निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं और हर टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। तो भाई ये मेहनत क्या आपको करने की जरूरत है? जी नहीं, ये मेहनत आपके लिए मैंने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर करी है, जिसमें सिर्फ 2022 नहीं, 2018 में भी जो आपका हुआ था आरआरबी ग्रुप डी, उसके भी सभी शिफ्ट को डाउनलोड किया गया है। देखा गया है कि कुल गणित के, रीजनिंग के कितने टॉपिक आते हैं, हर टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो इसको सेग्रीगेट करके एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। इससे आपको चीजें बेहतर में समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसे देखो देखते ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे गणित के आपके 25 सवाल आने हैं गणित के, इसको थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं। ठीक है,
जिसमें अंकगणित के आपके 12 से 13 प्रश्न होंगे एंड आपके एडवांस मैथ के भी 12 से 13 प्रश्न होंगे। भाई ये अंकगणित एडवांस मैथ क्या है ये भी चलो जान लो। अंकगणित में हम लोग के ये सारे आपके चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि छात्र केवल यही पढ़ के चले जाते हैं, एडवांस मैथ्स उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं होता है, ठीक है। जो ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है, तो आपने देखा कि लगभग 50% डिस्ट्रीब्यूशन है ना। फिलहाल आपके ये सारे चैप्टर हैं। अब इसमें से बहुत सारे चैप्टर आप देखोगे कि नोटिफिकेशन में नहीं दिए गए, लेकिन उससे सवाल बनते हैं। साझेदारी हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, वहां पे नहीं दिया गया था प्रश्न, लेकिन एग्जाम में आएगा आपका, है ना। तो ये सब आपको पता कैसे चलेगा, पेपर से, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो मैंने आपको बताया। अब देखिए सिर्फ इतना ही मैं नहीं करके रुका था, मैंने यार ये भी आपके सामने दिया हुआ है कि भाई हर टॉपिक से कितने प्रश्न आने हैं, ताकि जब आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, जिसका वेटेज ज्यादा है आपको अपनी तरफ से उसमें ज्यादा मेहनत करनी है, और भैया जिसका वेटेज कम है यानी कि जिससे सवाल कम पूछे जाएंगे उस पर हम लोग कम मेहनत करेंगे। तो बहुत ही आप लोगों की टारगेटेड जो है तैयारी होनी चाहिए, है ना। समय आप लोग के पास कम है, कब तक परीक्षा होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। समय कम है, उस समय को बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करना है। भाई ये सारे आपके अंकगणित के टॉपिक हो जाते हैं। प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, औसत, आयु, अनुपात, साझेदारी, मिश्रण, ब्याज हो गया, समय कार्य, समय चाल दूरी। आप देख सकते हो कि जैसे ये काफी हाई वेटेज वाला टॉपिक है। प्रतिशत भी खूब पूछा जाता है आपका, समय चाल दूरी खूब पूछा जाता है, अनुपात खूब पूछा जाता है, तो इन सब में ज्यादा मेहनत करनी है। अब 0 से 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जैसे साझेदारी हर शिफ्ट में नहीं आता है, कुछ शिफ्ट में आएगा कुछ शिफ्ट में नहीं आएगा, तो उसी हिसाब से यहां पर मेहनत करनी है। आपका ये नल और टंकी हर शिफ्ट में नहीं आता, कुछ में आता है कुछ में नहीं आता। इसी तरीके से जो हमारी यहाँ पर एडवांस मैथ है, इसको हिंदी में भी एडवांस मैथ बोलते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर है, हर चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं एक बार देखो। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सबसे सवाल आता है। सरलीकरण खूब पूछा जाता है, इसमें आपके 3-4 टॉपिक शामिल होते हैं। दशमलव, भिन्न, घातांक करनी, ठीक है, श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी, और ये सारी सीरीज हम लोग की सब इसमें आते हैं। देखो 2 से 3 प्रश्न लिखे हुए, लेकिन कई सारी ऐसी भी शिफ्ट मुझे दिखी है जिसमें 4 तक सवाल आपके एक सरलीकरण से पूछे गए, तो इसमें मेहनत ज्यादा करनी है आपको, है ना। अब ये जो आपकी बीजगणित, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ज्यामिति, मेंसुरेशन, इन सबसे भी आप लोग के सवाल आते हैं, लेकिन बहुत डीप में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे होगे कि एसएससी में जितना पूछा जाता है डीप में, उतना डीप में यहां पर नहीं आएगा, ऊपर ऊपर की चीजें आपकी पूछी जाती है, हाँ, लेकिन पढ़नी जरूर पड़ेंगी, वो भी आप लोग के लिए आसान नहीं है, ठीक है। फिर सांख्यिकी हो गया, मीन मीडियन मोड वाले सवाल आपके जो हो गए, है ना, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये सब हो गया। ये भी 0 से 1 लिखा हुआ है, क्योंकि हर शिफ्ट में भाई नहीं आता है, कुछ में आया है कुछ में नहीं आया है। और फिर आपके ग्राफ वाले ये सवाल हो गए, ये हर शिफ्ट में आते हैं, 2 प्रश्न तो मिल ही जाता है कम से कम। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। अब भाई रीजनिंग में कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक मुझको भी यहां पर देखने को मिला कि रीजनिंग के आपके 2 हिस्से होते हैं, एक वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, मौखिक, और दूसरी हम लोगों की हो जाती है यहाँ पे मौखिक तर्क, गैर मौखिक तर्क, है ना। ये आपके वो जो फिगर वाले प्रश्न नहीं हो जाते, चित्र वाले सवाल, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग वाले। तो यार ये चीज देखने को मिली कि आपके जो परीक्षा है उसमें ज्यादातर वर्बल रीजनिंग ही पूछी जाती है, नॉन वर्बल रीजनिंग आपके ना के बराबर आती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आरआरबी ग्रुप डी में हो रहा है, ये जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं इस वर्ष भी हुई है ना, आपका आरपीएफ हो चुका है, एसआई, आरआरबी एएलपी हो चुका है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो चुका है, सब में ये चीज कॉमन देखने को मिली कि यार ये जो चित्र वाले प्रश्न है लगभग ना के बराबर आ रहे हैं। तो इसी हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना है ना, कि पूरी मेहनत जो है, ज्यादातर मेहनत मतलब इस पे करनी है। 28 से 30 प्रश्न, ठीक है, मैंने बताया ना कि ढेरों ऐसी शिफ्ट थी जिसमें 30 के 30 सवाल इससे थे, उससे एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो कितने टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक से क्या क्या सवाल आएंगे आपके सामने यहाँ पर बहुत विस्तार पूर्वक जो है मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल ही देता हूं, वहां से भी जुड़े रहिए आप लोग, ठीक है। ये सारे हमारे सीरीज वाले हो गए, ब्लड रिलेशन ये हो गए, तो हर टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं ये भी मैंने आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई। आपने देखा कि सब में 0 से 1 क्यों दिया है, क्योंकि है ना बहुत सारी शिफ्ट में नहीं पूछा गया, इस वजह से यहाँ पे 0 मैंने वेटेज भी दिया हुआ है। आपके नॉन वर्बल सीरीज वाले प्रश्न, फिगर काउंटिंग, पेपर कटिंग, ये सब हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, है ना, एम्बेडेड फिगर। चलो, तो ये तो हो गया भाई आप लोगों का सिलेबस। अब लेकिन मैं बात करूं जो एक और सबसे अहम चीज है यहाँ पे, जिसके बिना भी यार कोई सवाल नहीं किया जा सकता है, वो है आपका कैलकुलेशन। कोई भी सवाल उठाओगे, चाहे गणित का हो, रीजनिंग का भी, क्योंकि रीजनिंग में भी ज्यादातर आपने देखा कि चित्र वाले सवाल नहीं आ रहे, हमारे कैलकुलेशन वाली आ रहे। तो एक चीज ऐसी है जिसके बिना कोई भी सवाल कर पाना संभव नहीं है, वो है भाई आप लोगों की कैलकुलेशन।
50% आपका कंसेप्ट होगा, बाकी का 50% हर सवाल में आप लोग का कैलकुलेशन होगा। तो इसमें भी आप लोग को अपनी जो पकड़ है बहुत मजबूत बनानी है, ठीक है। अब कैलकुलेशन में ये सारी चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए, इन सबकी ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों को यहाँ पर सपोज वर्ग की, आप लोग ज्यादातर कहां तक वर्ग याद कर लोगे? 1 से 30 तक याद होंगे, कुछ को 1 से 40 तक याद होंगे, लेकिन ऐसी ट्रिक्स आपको मालूम होनी चाहिए जिससे आप लोग 1 से 100 तक, 1 से 200 तक जो है वर्ग निकाल पाओ, है ना। जैसे कि मैं आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बता दूं चलते फिरते, मान लीजिए मुझको यहाँ पर 99 का वर्ग निकालना है, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं मुंह जबानी, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा 9801। कैसे आया? ये सब हम लोग की वैदिक मैथ के तरीके होते हैं, तो ये सब मेथड आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है, अगर बाकियों से आगे निकलना है तो। तेजी से नंबर को जोड़ना घटाना आना चाहिए। टेबल 1 से लेके 20 तक की, 25 तक की तो याद होंगी आप लोगों को, लेकिन 100 तक कैसे निकालते हैं इसकी फिर ट्रिक मालूम होनी चाहिए। मैं अपने क्लास में सिखाता भी रहता हूं, ठीक है। मैं डेली शाम को 6 बजे जो है आरआरबी ग्रुप डी की फ्री मैथ्स पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, तो सभी लोग जरूर जुड़िए, ये सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे। गुणा करने की ट्रिक, अब वैदिक मैथ की बहुत सारी ऐसी ट्रिक है जो कि आपको एकदम जादुई लगेंगी। जैसे कि मान लो 75 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग आपका 25 हो जाता है, 7 को इसकी अगली संख्या 8 से गुणा करके 56 लिख दो, ये देखो इसका वर्ग हो गया। ये वैदिक मैथ की ट्रिक है। अब जैसे मैंने 99 का वर्ग किया था ना, तो वो बेस मेथड से निकल कर आया था, ये भी वैदिक मैथ की ट्रिक है। ये संख्या 100 को आधार माना, उससे 1 की कमी पर है, 1 का वर्ग मैंने लिखा, इसमें से 1 घटा दिया, ये देखो कितनी आसानी से वर्ग आ गया। मैं बस बता रहा था एग्जाम्पल की कितने फास्ट हम लोग के तरीके होते हैं, वर्ग निकालने के, वर्गमूल, घनमूल निकालने के, ये सारे आप लोग को शॉर्टकट नीचे जो दिए गए हैं आपके ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, इन सब पे बहुत मजबूत पकड़ आप लोग को बनानी है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है कि जैसे 25 सवाल गणित में है आपके, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिसमें पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन की मदद से आंसर दे सकते हो। और सोचो ये 4 से 5 क्वेश्चन में आपने अगर अपना समय बचा लिया है, बाकी समय में ज्यादा समय दे पाओगे, तो वहां पर भी काफी ज्यादा चांसेस होंगे आपके हाई स्कोर करने के, है ना। ये सब साथ में हम लोग को चीजें लेके चलनी होती है, ठीक है। ये जो हमारी 2022 की कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हैं कि लगभग हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वो 70-71 के करीब गई थी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई अगर आप लोग गणित और रीजनिंग, ये 55 नंबर की आपकी आती है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, ये 25 आप लोगों के नंबर की, आपकी 30 नंबर की आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार 55 में 55 ले ही आओ, वरना फिर होएगा नहीं। अगर आप लोग 50 से ज्यादा भी ले आ रहे हो, जैसे कि मान लो ये 25 है, 22 से 23 आप लोग क्वेश्चन इसमें सही कर ले रहे हो, ये 30 है, इसमें 27 से 28 प्रश्न आप लोग क्वेश्चन जो है सही कर ले रहे हो, तो आपका जो 55 में स्कोर है ना, वो 50 से अधिक बन गया ना। अब अगर आपका एक में स्कोर 50 से अधिक हो गया है, तो क्या बाकी का जो पूरा पेपर था, साइंस और जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर, उनको मिला के आप क्या 20 से 25 नंबर नहीं ला सकते? बिल्कुल यार ला सकते हो, है ना। और यही स्ट्रैटेजी आपको भी अपनानी है। मैं खुद बताऊं ना, मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हुए हैं। हमेशा स्ट्रैटेजी मेरी यही रहती है कि ये तो जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर ले जाओ, जितने नंबर खींच पाओ उतने खींच लो, है ना। क्योंकि बाकी में खींचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या डिपेंड करता है कि सिलेबस क्योंकि बहुत बड़ा है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। हो सकता है आपने पूरी जो है हिस्ट्री पढ़ ली हो, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भारत की, कोई एक ऐसा सवाल आ जाए, 3-4 ऐसे प्रश्न आ जाए जो कि आपने सुने ना हो। वही चीज साइंस में हो सकती है, करंट अफेयर में हो सकती है। सिलेबस क्योंकि बहुत वाइड है, यहाँ पे क्या है, हमको मालूम होता है कि यार क्या चीजें हैं, कितनी वैरायटीज है, उसी से बार बार सवाल पूछा जाता है, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग को जो है स्ट्रैटेजी बनानी है जो कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराएगा। अब मैं एक बार बात करूं कि आप लोगों का जो पेपर है कब तक संभव है। भाई पेपर आप लोगों का जो है जुलाई के एंड या फिर अगस्त से पहले संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मार्च में हम लोग को मालूम है कि आपकी आरपीएफ की कांस्टेबल की परीक्षा होनी है, ठीक है। एक ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका एग्जाम कराती है, तो दो एक साथ कभी भी नहीं होते हैं। पूरा मार्च भर आपकी वाली परीक्षा चलेगी। फिर एक वायरल नोटिस है, आपको मालूम है, इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि भैया एनटीपीसी की परीक्षा अप्रैल में है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल वाली। फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली मई जून में है। तो जुलाई के आखिर या फिर अगस्त, ये लेटेस्ट, मतलब मैं अर्लीस्ट पे बता रहा हूं कि इससे जल्दी तो हो ही नहीं सकती, हो सकता है सितंबर तक खिंच जाए, ठीक है। तो आपके पास अभी अच्छा खासा 5 महीने का जो है वो समय है। फरवरी एंड हो रहा है हमारा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अच्छा खासा आपके पास समय है अपनी तैयारी का। तो किस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, ये मैं थोड़ा सा आप लोग को देना चाहूंगा यहाँ पे, कि 55 में 55 भी आप लोग स्कोर कर सकते हो अगर इसको फॉलो किया है तो। भाई सिलेबस बहुत डीप में आपको रिसर्च करनी थी, वो काम आपका मैंने ही आसान कर दिया है। सिलेबस जो है पूरा डिस्कस करके आपसे, दोनों का डिटेल में, है ना, चैप्टर वाइज वेटेज हर एक चीज। फिर उसके बाद आपको यार
खोजने हैं, निकालने हैं सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ना कि किस पैटर्न के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये कैसे करोगे, मैंने बताया कि मैं गणित का अध्यापक हूं, तो डेली शाम को 6 बजे आप लोग की गणित की फ्री क्लास होती है ना, जिसमें मैं आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर के सवाल करवा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट डेली करवाता हूं। 8 बजे आपकी रीजनिंग की होती है, हमारे जितिन सर कराते हैं, वो भी बहुत बढ़िया आप लोग को जो है रीजनिंग के प्रश्न प्रीवियस ईयर वाले कराते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर आप लोग को पूरा जो है अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर इसी हिसाब से यार आप लोगों को जो 5 महीने हैं उसको बांट लेना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते चलो। मतलब क्या है, जैसे कि पूरा सिलेबस है, आपने शॉर्ट टर्म बनाया कि यार इस हफ्ते मुझको परसेंटेज फिनिश करना है। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि आपने 1 महीने बनाया कि इस महीने में मुझको यार ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज 3-4 चैप्टर जो है फिनिश करने हैं, है ना। आपको अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी साथ ही साथ में बनानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यार सारी चीजें पढ़ ली, आप लोग को वीकली में रिवीजन करना है। ऐसा तो नहीं कि यार जो चीज मंडे को पढ़ी थी सैटरडे तक आते आते वो जो है भूल रहे हैं। तो आप लोग को वीकली और मंथली रिवीजन करते हुए चलना है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आप टेस्ट जो है ये जरूर देना है। आपकी कैसी तैयारी चल रही है, अपने आप को यार समय समय पे जांचते हुए चलना है। इसी से अंदाजा लगेगा कि यार हम लोग क्वेश्चन कर तो ले रहे हैं, लेकिन क्या स्पीड से कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में स्पीड एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी, ये मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को फुल टेस्ट अभी शुरुआत में तो देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को शुरुआत में जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो देने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका प्रतिशत तैयार हो गया अपने एंड से, तो आपने उसका जो है चैप्टर वाइज टेस्ट दे डाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, देखोगे 25 में कितने सवाल आप लोग कर पाए हो। इस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, अब एक मैंने आप लोग के लिए सैंपल प्लान जो है तैयार किया हुआ है, गणित का भी और रीजनिंग का भी, कि किस हिसाब से अगले जो 4 से 5 महीने आपको मिले हैं आप लोग को बांटने हैं कि ये पूरा सिलेबस आप लोग कवर कर लो। और अगर एज इट इज चलते हो, मैं वापस बता रहा हूं कि यार सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मैं पूरी मदद करूंगा जितनी मुझसे हो पाएगी। आप लोग को बस मेरे संग जो है जुड़े जरूर रहना है। ठीक है, अब जैसे कि ये आपका पूरा अंक गणित हो गया। हर चैप्टर को कितने दिन देने हैं इसके वेटेज के हिसाब से ये मैंने बांटा हुआ है। ठीक है, कौन कितना बेसिक चैप्टर है उस हिसाब से भी यहाँ पर दिन दिए हुए हैं। अब इन 8 दिनों में जैसे कि एक चैप्टर में आपको करना क्या है, सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, जो प्रीवियस ईयर वाले सवाल है वो आपको लगाने हैं, सारी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, ये सब चीजें आप लोग को करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी है। ठीक है, ये आपका हो गया एडवांस मैथ का पूरा प्लानर। इसी तरीके से आप लोगों का जो है रीजनिंग में आपने देखा कि मौखिक तर्क ज्यादा पूछी जाती है, तो उसको हम लोग ज्यादा समय देंगे। जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है इसमें उतना हम लोग का यार देखो क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे, तो बेफालतू में इसमें ज्यादा अपना समय जाया करने की जरूरत नहीं है। बाद में बच गया तो आप लोग जितना मन उतना लगा लेना। ठीक है, लेकिन इसी हिसाब से आपको ये अपना प्लान तैयार करना है। अब मैं बताऊं कि मैथ का सिलेबस ज्यादा है रीजनिंग से, है ना, तो रीजनिंग आपका जल्दी फिनिश जरूर हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जितने भी दिन आपके पास परीक्षा के रह जाएंगे उसमें आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मिसलेनियस प्रैक्टिस, क्योंकि इसके बिना यार रीजनिंग तेज नहीं होगी। रीजनिंग को तेज करने का बस यही तरीका है, स्पीड लानी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। इसमें कंसेप्ट में बता रहा हूं कि कुछ ही है जहां पे आपको ज्यादा समय लगेगा, जैसे पजल सीखने में सिटिंग अरेंजमेंट, बाकी आसान है। ठीक है, गणित से आपको काफी सहायता मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्लान जो है फॉलो करना है।